नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज इंदौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों से आपसे जुड़े हुए हैं। नोटिफिकेशन जो एमपीपीएससी प्री 2023 का आया उसकी आपसे चर्चा की और कैसे इन 90-95 दिनों में हम अपनी इस परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें और प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर सकें, जो कि पिछले वर्षों से लगातार जिसका कट ऑफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो हमने आपसे कहा था, ये प्रॉमिस भी किया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के संबंध में जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक ला सकें। उसी की हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे आयोग की, है ना। आयोग हमारी जो 10th यूनिट है, इसकी चर्चा आपसे करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इस यूनिट में जितने भी कमीशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर वो ह्यूमन राइट कमीशन हो, उन सब के बारे में सार गर्भित चीजें आप तक पहुंचा सकें, आपसे चर्चा कर सकें। आज की क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करेंगे कौन कौन से आयोग हमारे सिलेबस में हैं और उनसे विगत वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए। आप इस बात को जानते होंगे कि 2019 तक सिलेबस कुछ था और अब सिलेबस कुछ और है। और पिछली 3 परीक्षाएं 2020 एमपीपीएससी प्रीलिम्स, 2021 और 2022 नए सिलेबस पर हो चुकी है, जिसमें यूनिट नंबर 10 में कमीशंस पूछे जाते हैं। कई सारी संवैधानिक वैधानिक संस्थाओं की आपसे चर्चा की जाती है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इससे पहले कमीशंस की जगह पर एक्ट होते थे, एससी एसटी एक्ट, सिविल राइट एक्ट और ह्यूमन राइट एक्ट। अब वो सिलेबस प्रीलिम्स का चेंज हो चुका है। तो 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस आए उनकी चर्चा करेंगे, कहां से क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, और फिर एक एक करके एक एक आयोग को सार गर्भित रूप से आपके सामने पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप उनसे वो मूलभूत बातें सीख सको जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं हम इस पर डिस्कशन। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है वो समझ लीजिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स। हम लोग बात कर रहे हैं 2023 के लिए। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 यूनिट नंबर 10। आप ये कहोगे यूनिट नंबर 10 से ही क्यों शुरू करा है, तो उसके पीछे वजह यह है कि यूनिट नंबर 10 एक 10 यूनिट में एक ऐसी यूनिट है जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा डिफाइंड है कि ये वो संस्थाएं हैं जिनको पढ़िए और इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। और ट्रेंड भी यही कह रहा है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पिछले तीनों परीक्षाओं में आए हैं और बड़े साधारण से सुलझे हुए से क्वेश्चन पूछे हैं। बस सारी संस्थाएं, सारे कमीशन आपने पढ़ रखे हो। और चूंकि मेरा विषय ये है तो मैं इसकी शुरुआत यहीं से करूंगा, है ना। अब देखिए, अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ये इसका सिलेबस है जो आपकी यूनिट नंबर 10 है प्रीलिम्स की। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं, है ना। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रीय से मतलब है पूरे देश के संदर्भ में बात हो रही है, प्रादेशिक से यहाँ मतलब मध्य प्रदेश से, है ना। हम सभी प्रदेशों की संस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हैं, है ना। सांविधिक और संवैधानिक क्या होती हैं पहले ये समझ लो, फिर इनके नाम बताते हैं। देखिए, जो भी संस्था या आयोग संविधान में उल्लेख है, जिसका उल्लेख संविधान के किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में है, संविधान में ही उसके गठन की प्रक्रिया, शक्तियों का उल्लेख है, वो अमूमन संवैधानिक संस्था कहलाती है। जबकि जब सरकार कोई कानून बनाकर किसी संस्था का गठन करती है, उसके पावर्स, उसकी ड्यूटीज तय करती है, उन्हें हम बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं या वैधानिक संस्थाएं। इनके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो ना तो संवैधानिक है और ना ही संविधिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी नहीं है, स्टेटरीज बॉडीज भी नहीं है। उन दोनों से अलग है, क्योंकि उनका उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही किसी कानून में। वो सरकार के कार्यकारी आदेश से या कैबिनेट के आदेश से गठित होती हैं। उनको हम संविधानेतर संस्थाएं बोलते हैं। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नीति आयोग, है ना। तो हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संस्थाओं की या 16 कमीशन की बात की है। इसमें सबसे पहले है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पिछले 3 साल से हर बार एक क्वेश्चन यहां से आया है। राज्य निर्वाचन आयोग, 3
एग्जाम जो हुए हैं उनमें से 2 क्वेश्चन यहाँ से आए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यहाँ से शायद अभी ऐसा कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आया है। एमपीपीएससी से हर बार एक क्वेश्चन आया है। अभी हम क्वेश्चंस की चर्चा भी करेंगे। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आयोग ना होकर ये सही में संस्था है और इसको सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा नीति आयोग, सबसे पावरफुल अभी कोई आयोग है तो वो यही है, क्योंकि इसके अध्यक्ष खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, हम दोनों पढ़ेंगे। महिला आयोग, इसी प्रकार हम राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश महिला आयोग पढ़ते हैं। तो ये 16 संस्थाएं ना बढ़कर 20 के आसपास हो जाती हैं, और अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 संस्थाओं को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है ना। फिर है बाल संरक्षण आयोग, इसमें भी हम नेशनल और स्टेट यानी मध्य प्रदेश दोनों की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दूसरा मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, इनकी चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, जिससे क्वेश्चन भी आया इस बार। इसके अलावा सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, सीवीसी इसको बोलते हैं। सूचना आयोग, तो सूचना आयोग में दोनों आयोग हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी और एसआईसी, उनकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। और खाद्य संरक्षण आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाया है, केवल राज्यों में है, तो हम मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। यानी कुल मिलाकर 20-22 संस्थाएं हैं जो हमको पढ़नी है। लगातार यहां से क्वेश्चन आए, जैसे मैं इसमें से स्पष्ट करूं, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएजी, ये जो पांचों संस्थाएं हैं, ये 5 संस्थाएं। फिर एससी एसटी कमीशन और ओबीसी कमीशन, जो अभी ओबीसी कमीशन हाल ही में संवैधानिक संस्था हो गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 3 संस्थाएं और 5 संस्थाएं ये संवैधानिक हैं, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में है। जबकि नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है, ना ही सांविधिक, बल्कि ये संविधानेतर निकाय है, क्योंकि उसका उल्लेख ना संविधान में है ना किसी आयोग में, सॉरी किसी अधिनियम में। जबकि मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, एनजीटी, सतर्कता आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग, इन सब का उल्लेख किसी ना किसी कानून में है। जैसे मैं एग्जांपल से बता दूं, खाद्य संरक्षण आयोग के लिए कानून है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सूचना आयोग के लिए कानून है आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी कुल मिलाकर ये वो सभी संस्थाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनमें से कुछ की प्रकृति संवैधानिक है, कुछ की प्रकृति जो है सांविधिक या वैधानिक है, और कुछ संविधानेतर है। अब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, ये जानना चाहिए हमको कि इनसे विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और एक एवरेज हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पर ईयर कितने क्वेश्चन 100 में से यहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो देखो आयोग ने 10 यूनिट बनाई है, उसका उद्देश्य ये है कि पर यूनिट से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड फॉलो हो। कभी कभी 10 की जगह 12 क्वेश्चन भी किसी यूनिट से आ सकते हैं, तो कभी 8 भी आ सकते हैं ना, तो उनकी हम अभी चर्चा करेंगे। इन आयोगों को हम एक एक वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे कि आयोग में हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो हर एक वीडियो आपको अवेलेबल होगी आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हमारे एमजीआईसीएस ऐप पर भी, और एमजीआईसीएस जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अवेलेबल होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब के अलावा एक जानकारी आपको दे दें, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स में एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए। अगर आप चाहें इसको ज्वाइन करना और अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाना,
तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि यहाँ भी अवेलेबल है और MGICS इंदौर की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में आपको टेस्ट सीरीज देनी हो आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था ने 31 टेस्ट रखे हैं और इन टेस्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करा सकें, अच्छे प्रश्न आपको उपलब्ध करा सकें, ताकि परीक्षाओं में वो सीधे भी आपको मिले या एक आइडिया आपको दें कि हमको तैयारियों में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है ना। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और एक पाई चार्ट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये जो परीक्षा है 2022 की, जो इसी साल 21 मई को हुई थी, 21 मई, बड़ा महत्वपूर्ण दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेज था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस परीक्षाओं को दिया और जो पास भी हुए। 21 मई 2023 को 2022 प्रीलिम्स परीक्षा होती है। उसका हम एक ट्रेंड आपको बता रहे हैं। ट्रेंड पूरी बात नहीं करेंगे, ट्रेंड में हम बेसिकली सिर्फ बात करेंगे किसकी, यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 से 10% यानी 100 में से 10 क्वेश्चन आए। वैसे जैसे आप देख सकते हो, MP से 30 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चन आए, मतलब 1% बढ़ गया। जो स्पोर्ट्स और क्या बोलते हैं करंट में एक क्वेश्चन कम हो गया, यहाँ मैनेज हो गया। यूनिट नंबर 7 से 10 क्वेश्चन आए और IT वाले से भी 10 क्वेश्चन आए। मतलब MPPSC ने जो कहा है कि हम हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वो ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया। हम चूंकि अभी बात कर रहे हैं कमीशंस की, तो कमीशंस में कमीशन वाले खंड से यूनिट 10 से 10 क्वेश्चन हमको मिले, है ना। तो ये 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा का ट्रेंड है। परीक्षा थोड़ी लेट थी, इसी साल हुई, 4-5 महीने पहले, 21 मई 2023 को, और इसी साल आप दिसंबर में दे रहे हो 2023 वाला प्रीलिम्स। तो उसका क्या, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसकी हम चर्चा तो करेंगे। हालांकि अंततः फिर कितने क्वेश्चन आते हैं वो पेपर आने के बाद ही डिसाइड होगा। तो ये मैं सिर्फ पाई चार्ट इसलिए दिखाना चाह रहा था ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि हमको लगभग यूनिट 10 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सरल यूनिट है, अच्छे स्कोरिंग 10 के 10 क्वेश्चन में ठीक किए जा सकते हैं। अब देखिएगा हमने क्या किया है, हमने 2020, आगे आपको 2021 मिलेगा और आगे मिलेगा आपको 2022। ये 3 जो परीक्षाएं न्यू सिलेबस पर हुई हैं, जिसमें आयोग यूनिट नंबर 10 में दिए हुए हैं, हमको पढ़ने होते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है, उसके लिए हमने आपके सामने क्वेश्चन ही पेश कर दिए हैं। इन पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो अभी आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आपके समक्ष है। एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने पहला कि जो नीति आयोग है, यानी नीति आयोग से क्वेश्चन आ गया, है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, है ना। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है ना, पदेन प्रधानमंत्री, यानी जो पद पर प्रधानमंत्री है वो अपने आप नीति आयोग का अध्यक्ष भी हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री और अर्थनीति का विशेषज्ञ होता है। तो पहले कौन थे, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को जब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग इंट्रोड्यूस हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरविंद पनगड़िया जी को उपाध्यक्ष बनाया। ये सब आप जानते भी हैं। अब तो उपाध्यक्ष चेंज हो गए, लेकिन चूंकि क्या पूछ रहा है, पहले उपाध्यक्ष क्या थे, आपको कमेंट में बताना है वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है ना, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, जानकारी भी मिल जाए। वर्तमान में कौन है ये बताना है, पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे। अब ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लगभग जो बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करके भी जाएं, नीति आयोग को खोल कर भी देखें, तो सबसे ऊपर ही लिखा होगा नीति आयोग कब बना, इसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। दूसरा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कौन शामिल है और पूरा हमारा क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है तो आंसर गलत हो जाता है ना। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चूंकि मैं तो ऑलरेडी इन परीक्षाओं में शामिल हुआ हूं, इनको मैंने करीब से देखा है, तो मुझे याद है ये क्वेश्चन आपको 2021 में भी मिलेगा और 22 में। बस थोड़ा सा भाषा शैली चेंज हो जाएगी। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग से
तीनों साल, मतलब तीनों साल नहीं बोलिए, पिछली तीनों प्रीलिम्स जो हुई है न्यू सिलेबस से, उससे क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि देखो राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, है ना। वैसे तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, एमपी वाले में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो इनकी कोई ना कोई तो नियुक्ति करेगा, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है कि नियुक्ति करता कौन है। राज्यपाल को नियुक्ति करने से पहले सलाह दी जाती है, और सलाह देती है एक समिति। यहाँ लिखा भी है कि समिति में कौन है। इस समिति में देखो नॉर्मली तो 6 लोग होते हैं। एक होता है चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष होता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है, इसमें सीएम आते हैं। फिर उस राज्य में जो गृह मंत्री होगा, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होगा राज्य का, वो हो गए। फिर विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और फिर विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। यानी विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक विपक्ष का नेता होता है, जिसको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष। लेकिन आगे विधानसभा लगा होना चाहिए, और उस राज्य का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, ये 4। लेकिन आपको पता ही है, अगर भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। जिन राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में, कर्नाटका में है, वहां पर विधान परिषद का अध्यक्ष भी जुड़ जाता है, विधान परिषद का अध्यक्ष, और विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता। तो अमूमन 6 लोग होते हैं। लेकिन भारत में 28 में से 22 राज्य ऐसे हैं जहां केवल विधानसभा है, 6 ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो जहां केवल विधानसभा है वहां 4, और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो 6। अब हम 6 को जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं। पूछा क्या है कि कौन नहीं है। तो देखो मुख्यमंत्री तो है, विधानसभा का अध्यक्ष भी है, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री भी है, तीनों लिखे हैं। राज्यपाल इस समिति में नहीं है। राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल हट जाएगा। राज्यपाल समिति में नहीं होता, समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करने वाला होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमने थोड़ा सा ही पढ़ा हो। मतलब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, हर बच्चा इतना तो पढ़ के जाता ही है। यानी दोनों के दोनों क्वेश्चंस अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के जाते तो आंसर दे लेते। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी इसको बोलते हैं, बढ़िया संस्था है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसको हाईकोर्ट का दर्जा प्राप्त है। इसमें लिखा है एनजीटी के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है। क्योंकि एनजीटी एक अर्धन्यायिक संस्था है और इसे हाईकोर्ट का दर्जा प्राप्त है, और ये मान लीजिए आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई निर्णय देती है और हम इससे सहमत नहीं है, तो हमारे देश में व्यवस्था है, आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, और एनजीटी को भी दर्जा किसका मिला हुआ है, हाई कोर्ट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये सब तो इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया, लेकिन एक लिमिट है। उस समय के भीतर आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो ही सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील लेगा, वरना नहीं लेगा। और इसका सीधा सा आंसर है 90 दिन। इसमें 4 ऑप्शन है, 30, 45, 60, 90 दिन। यानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना। तो 90 दिन के भीतर आप में या जो भी व्यथित व्यक्ति है वो चाहे तो कहाँ अपील कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके बाद अपील नहीं होती है ना। इतना वो पूछ भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ आपसे फैक्ट जानना चाह रहा है। तो ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, एनजीटी जो पढ़ेगा वो ये तो बात पढ़ के जाएगा ही। फिर है राज्य खाद्य आयोग। राज्य खाद्य, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो, हर राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग तो होता ही है। स्टेट क्या बोल सकते हैं इसको, फूड कमीशन बोल सकते हैं, राज्य खाद्य आयोग। इसकी स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? चूंकि ये वैधानिक संस्था है तो कोई ना कोई कानून तो होगा। सबने ही सुना होगा, कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 2019, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो 2013 में ही आया था, 19 और 20 में से कोई कानून नहीं आया है। तो ये भी लगभग सब पढ़ते हैं। यही वो कानून है जो कहता है कि प्रत्येक भारत के ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग से हैं या जिनकी निम्न आय वर्ग से हैं और उनकी आबादी लगभग
75% के आसपास है, 2/3 के आसपास है। शहरी क्षेत्र के 50%, ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 75%, यानी कुल मिलाकर 2/3 भारत की जो आबादी है उनको 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से क्रमशः 3 रुपए में चावल पर किलो, 2 रुपए पर केजी में गेहूं और 1 रुपए पर केजी में मोटा अनाज, मोटा अनाज मतलब बाजरा, ज्वार वगैरह वगैरह, रागी वगैरह, ये प्रत्येक व्यक्ति के दर से 5 किलो पर मंथ मिलेंगे। परिवार में 5 मेंबर है तो 25 किलो, 4 मेंबर है तो 20 किलो। ये 3, 2 और 1 की दर से, अब आप चावल लेना चाहो, गेहूं लेना चाहो, मोटा अनाज लेना चाहो। ये बहुत पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण कानून था। अब आप जानती हो जब इस प्रकार के कानून आते हैं, सरकार इतने कम कीमत पर, सब्सिडाइज मूल्यों पर आपको खाद्यान्न दे रही है, तो करप्शन भी हो सकता है या लोगों की शिकायतें हो सकती हैं, खाद्यान्न अच्छी किस्म का ना हो, बहुत सारे इशू हैं। तो इस पर मॉनिटरिंग के लिए कोई संस्था तो हो, तो राज्यों में क्या बना दिए, राज्य खाद्य आयोग। तो 2013 इसका सेक्शन 16 है, इसमें सेक्शन नंबर जो बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग होगा। ये भी बहुत कठिन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, इसमें उन्होंने अलग अलग बिंदु दिए हैं, फिर आपसे मतलब मल्टी एमसीक्यूज वाला जो मामला होता है, इसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं और आपको चुनने होते हैं, उस प्रकार की प्रकृति का क्वेश्चन है। जबकि पीएससी नॉर्मली 1 2 3 4 में ही फिनिश कर देता है, लेकिन यहाँ पर 3 आपको कथन दे रखे हैं, फिर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस नहीं, केवल जस्टिस, उनके वेतन के बराबर वेतन प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है, माफ कीजिएगा। यानी ये पूछ रहे हैं क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका वेतन और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सत्य बात है। फिर भारत के निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसका जो कार्यकाल है, टर्म्स है उसकी, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बिल्कुल सही है, ये वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और या 65 वर्ष के लिए, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष की पूरी आयु हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगी वो अपने पद पर बना रहता है, फिर पद छोड़ देता है। और एक लिखा है एक चुनाव आयुक्त, यानी ये सही है, ये भी सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित 100 हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कुल मिलाकर जो जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, आपको बता दूं मैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं। अगर उनको अपना इस्तीफा देना हो तो वो किसको दे दें? मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ऐसा नहीं है, वो अपना इस्तीफा देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो ये गलत हो गया। अब इन्होंने पूछा है सही कथन पर विचार कीजिए। यहां से शुरू करते हैं, केवल 3, तो केवल 3 तो गलत ही है। सही का पूछा है 1 और 3, तो 3 तो गलत ही है। 2 और 3, 3 गलत ही है। 1 और 2, ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों हमको सही वाले मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत और नगर पालिकाएं, उनके चुनाव कराने के लिए एक संवैधानिक संस्था के तौर पर बनाया गया मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। कब बनाया, ये बड़ी बात है। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है: 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। ये 2020 में पूछा गया और रिपीट हुआ 2022 में। कई क्वेश्चन तो रिपीट हो गए, हूबहू क्वेश्चन आ गए। अभी आप देखोगे, इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी मालूम चलेगा। अब होता क्या है कि एक तारीख मिलती है हमें अधिसूचना की, नोटिफिकेशन की, और एक मिलती है गठन की। तो अधिसूचना जो जारी हुई राजपत्र में वो थी 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994 को ये अधिसूचना जारी की गई कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए ये संस्था बनाई जाएगी। और ऐसा बताते हैं कि 15 फरवरी को इसका गठन हो गया, 15 फरवरी 1994 को। अब बात आती है, ऑप्शन में तो 15 फरवरी है ही नहीं, या तो 1 फरवरी है, 1 मार्च है, 1 अप्रैल है, 1 मई है, लेकिन सबसे नजदीक कौन सा है? ये वाला। कम से कम अधिसूचना तो थी। ऐसी स्थिति में
हो सकता है कि बाद में आयोग इस प्रकार के क्वेश्चन को डिलीट कर दे या कुछ और रास्ता निकाले, लेकिन हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है। चूंकि इन चारों में से चुनना एक किसी को है, खाली छोड़कर तो आना नहीं है। खाली छोड़कर आ गए और आयोग ने बोनस अंक दे दिया तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब ही मिलेगा जब टिक किया हो। तो ये इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी नजदीक हम किसके हैं, तो ये आंसर लगा दो, 1 फरवरी हो जाएगा, है ना। फिर ये लिखा है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना है हमको, है ना। जैसे कि 2 राज्यों, इसमें 3 राज्यों। अब चूंकि इसके संदर्भ में संविधान में कहानी अलग है, वो तो हम जब आपको आयोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल इसमें जिसमें जो ऑप्शन है वो देखते हैं। इसमें पहली बात बोली गई है, यदि संबंधित राज्य, जिन राज्यों के लिए ऐसा कमीशन बन रहा है, वो आपस में करार कर लें। करार मतलब एक प्रकार से एग्रीमेंट होता है ना। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर सकता है, ठीक है, गठन कर सकता है, गठन शब्द आएगा यहाँ पर। और तीसरा ये बोला है कि ए और दो दोनों सही है, ठीक है, और ये डी लिखा है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखो ये बात तो सही है, अगर 2 या अधिक राज्यों को एक कॉमन अपने लिए पीएससी बनाना है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो पहले तो वो आपस में तय कर लें, करार कर लें, ठीक है, ये बात सही है। फिर संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, गठित करता है, तो बिल्कुल सही है। चूंकि इसमें 2 या अधिक राज्य हैं, तो किस राज्य के विधानमंडल से बनवाओगे, इससे बढ़िया है इसको कौन बनाए, संसद। तो संसद बनाती है। तो ये ए भी सही है और बी भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 7 क्वेश्चन हो गए। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, एमपीपीएससी की बात हो रही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो एमपीपीएससी की कभी आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो वहां लिखा होता है अबाउट, है ना, कि हमारे बारे में कुछ जानिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन के तहत हुआ था, जो फजल अली आयोग की सिफारिश पर बने, भाषा के आधार पर राज्य बने। पहले तो हमारा नाम सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बराबर था, बाद में हम एमपी बने 1 नवंबर 1956 को। और ध्यान दीजिएगा, उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम की जो धारा 118 का खंड 3 है, ये लिखा हुआ है 118 के खंड 3 के तहत किसका गठन हुआ, एमपीपीएससी का, है ना। तो ये आपको वहां साइट पर भी मिल जाएगा और जब हम पढ़ेंगे तो वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आप ये बात समझ गए होंगे कि यूनिट 10 से जब सिलेबस चेंज हुआ 2020 में पहली प्रीलिम्स हुई तो 8 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन नहीं आए। अब बात करते हैं किसकी, 2021 की, कि 2021 की प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वो बताया था मैंने आपको, 3 साल से लगातार आ रहा है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों वाली सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। पहले पूछा था कौन शामिल नहीं है, अब पूछ लिया कौन शामिल है। एक नाम दे रखा है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा दे रखा है राज्यपाल, तीसरा दे रखा है नेता प्रतिपक्ष, चौथा दे रखा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप भी देखो जानते हो, अभी मैंने पीछे ही लिखा था 6 लोग होते हैं अमूमन। एक तो मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है, फिर उस राज्य का गृह मंत्री, फिर विधानसभा का अध्यक्ष, फिर विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, और अगर विधान परिषद भी है आपके राज्य में तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष। 6 लोग होते हैं। क्या उन 6 में ये है, नहीं है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, नहीं है, उस कमेटी में है नहीं। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। अब फिर दिक्कत, पीएससी मजे लेता है कि भाई 2 ऑप्शन है, कौन सही लगाएं। तो आप देखो, इस नेता प्रतिपक्ष का कुछ लगा नहीं है। ये तो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष। अब लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राज्य में क्या करेगा, वो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी में होता है। तो इन सब में सबसे बेहतर कौन सा आंसर है हमारा, विधानसभा अध्यक्ष। अगर यहाँ केवल अध्यक्ष लिखा होता ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता। क्यों, कोई भी आंसर नहीं था। अगर एक व्यक्ति अनावश्यक और फालतू का सोच विचार करके क्वेश्चन लगाए तो बोलेगा कि नेता प्रतिपक्ष भी होता है, मैं ये लगाऊंगा। आपका आंसर गलत है, क्योंकि उससे बड़ी आंसर ये दिख रहा है। अगर नेता प्रतिपक्ष के आगे विधानसभा या विधान परिषद लगा हुआ है तो फिर ठीक है। लेकिन लेकिन अब ध्यान दीजिए, मान लो इसी में ऑप्शन होता, यहां लिख देते सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ राज्यपाल या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष,
तो सबसे नजदीक हम कहां पर है? नेता प्रतिपक्ष के। तो हमको ये ऑप्शन चूज करना है। बाद में पीएससी कुछ भी करे वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आप सबसे नजदीक पहुंच गए थे, है ना। फिर है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है, देखो इसको लेकर विवाद भी थे। मुख्य चुनाव अधिकारी की बात कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव अधिकारी की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर होते हैं, है ना। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, है ना। और कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित निर्वाचन स्व हस्ताक्षरित लेख अपना त्यागपत्र दे सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सा सही था? ये वाला, और ये वाला गलत था, क्योंकि राष्ट्रपति को देता है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2, है ना। ये बात समझ में आ गई ना। क्योंकि एक ऑलरेडी हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्या इस पे और बात करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। लोक सेवा आयोग चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो नियम ये है कि एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। 10 से अंदर आप इतना रखना हो। हमारे एमपीपीएससी में जो एमपीपीएससी नियम है 2007 वाले, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, मतलब 5 मेंबर होंगे टोटल, है ना। तो ये आंसर पीएससी ने माना है, तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होगी? ऐसे क्वेश्चन तो आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन याद रखिएगा, जो व्यक्ति नियुक्ति करता है वो नियुक्ति करने के साथ साथ बहुत कुछ चीजें और भी करता है। जैसे उस संदर्भ में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उसी व्यक्ति द्वारा तय होनी है। अब आपको मालूम है कि सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, है ना। जैसे आपकी नियुक्ति आपने आपके बॉस ने की है, तो छुट्टी भी आप उसी से मांगोगे, तो नॉर्मल सी बात है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि सीएजी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें कौन तय करता है। सेवा शर्तें शब्द में सब कुछ आ जाता है, छुट्टी वुट्टी मेडिकल लाइन जो भी आपको देखना है, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो बहुत ज्यादा परेशान हुए बिना अगर सही बुद्धि का यूज करें कि सेवा शर्तें और नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो उन सेवा शर्तों में सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो घुमाने के लिए है, अधिकतर लोग ठीक कर लेते हैं, कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो गया। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो आपको बताइए आर्टिकल नंबर 338 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। जबकि मानव अधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में है नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वो एक वैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, जिसका उल्लेख नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के सेक्शन 3 में है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर अनुसूचित क्या बोलते हैं 338 ए पूछा होता तो जनजाति आयोग हो जाता, और बी पूछा होता तो पिछड़े वर्गों के लिए आयोग हो जाता। तो कुल मिलाकर बहुत सिंपल सा आर्टिकल था। जब हम इनको पढ़ते ही हमारे सिलेबस में ही है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि इनका उल्लेख कहां पर है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? देखो, जो सूचना का आयोग है, सूचना आयोग है, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग हो, दोनों अर्ध न्यायिक निकाय हैं, क्योंकि इनको जुर्माना लगाने का अधिकार है ना। और जुर्माना लगाने का अधिकार है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ लिया इन्होंने कि धारा 20। अब हमें धाराओं से परेशान नहीं होना है, हम सभी धाराएं नहीं पढ़ सकते ना हमारे सिलेबस में, वो तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना कौन लगा सकता है। तो सूचना का जो अधिकार है आरटीआई एक्ट, इसके तहत 2 संस्था बनी, एक तो सीआईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक केंद्रीय सूचना आयोग, और एक एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि राज्य सूचना आयोग।
दोनों को जुर्माना लगाने का अधिकार है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। अब यहाँ मुझे बताना ये है कि पढ़ते समय नॉर्मली हम ये चीजें मिस कर जाते हैं कि कौन कौन जुर्माना लगाएगा, और कितना ही पढ़े, पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली दिए जाते हैं। देखो आपको पता ही है, आरटीआई एक्ट से दोनों संस्थाएं बनी, एक का क्षेत्राधिकार पूरा भारत है तो एक का राज्य है, लेकिन पावर्स तो दोनों के पास एक जैसे होंगे। अगर ये जुर्माना लगा सकता है तो ये भी लगाएगा, ये नहीं लगाएगा तो ये नहीं लगाएगा। ऑप्शन देखो क्या लिखा है, केवल सीआईसी, केवल एसआईसी, दोनों, और उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। तो उच्च न्यायालय तो जहां आएंगे नहीं, आयोग का और न्यायालय का कोई आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, एक्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता, तो ये डी तो हो ही नहीं सकता। अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं तो फिर इसको कोई पावर नहीं है, फिर ये क्यों बनाया? केवल इसकी बात कर रहे हैं तो ये इससे पावरफुल कैसे हो गया? इसलिए दोनों को आंसर लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संघ के जो लेखा है, अपने लेखाओं संबंधी अपना जो प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा? यानी सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किस संदर्भ में? संघ के लेखाओं, जो यूनियन अकाउंट्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो राष्ट्रपति को करता है, ये पावर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, संवैधानिक संस्था है। तो वो अपनी जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोलते हैं, किसको प्रस्तुत करेगा? अब इसमें लिखा है भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रधानमंत्री, ये आंसर नहीं होगा। उपराष्ट्रपति, ये आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों में ये पावर दे रखी है गवर्नर को, राज्यपाल को। हाँ, राज्य में जो कमीशन है, स्टेट पीएससी है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना हो तो ये पावर फिर सीधे राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन नियुक्ति की बात हो रही है, तो नियुक्ति की पावर ना तो मुख्यमंत्री में है, ना अध्यक्ष में है, ना राष्ट्रपति में है, राज्यपाल में। ऑफिशियली तौर पर राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। पूछता कौन हटाता है? तो फिर आंसर हो जाता है कौन? राष्ट्रपति, है ना। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। तो 2020 वाली प्रीलिम्स में 8 क्वेश्चन, 2021 वाली प्रीलिम्स में 9 क्वेश्चन, और आखिरी जो 2022 है, क्योंकि 23 तो आप ही देने वाले हो, तो 2022 में कितने क्वेश्चन आए इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या बताया था, 6 सदस्य होते हैं अमूमन, जिनमें सीएम क्या होता है? अध्यक्ष। देखो राज्यपाल तो करता है नियुक्ति, यहाँ समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, ये होगा ही नहीं। मुख्य न्यायाधीश समिति में होता ही नहीं है, तो लेना देना ही नहीं है। महाधिवक्ता भी समिति में नहीं होता, तो बचा कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही उस समिति का अध्यक्ष होता है। फिर उसमें गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, इन सबसे मिलकर बनती है समिति, है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे कि भारत सरकार ने संविधान में किया 102वां संशोधन, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये भारत सरकार ने किया, संसद ने किया। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, वो पहले वैधानिक निकाय था, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उस अधिनियम में, आयोग में अधिनियम में संशोधन किया 2021 में। इससे उसकी संरचना चेंज हो गई, और उसमें सदस्यों की संख्याओं की बात करें तो उसमें जो इसमें पूछा है अशासकीय सदस्य, तो अशासकीय सदस्यों की संख्या 5 हो गई, ये उस एक्ट में लिखा हुआ है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे तो बताएंगे कि क्यों हुई और वो कौन कौन है। फिर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। ये थोड़ा सा इस बार विवादित प्रश्न भी रहा, और हालांकि बाद में इसके 2 आंसर माने गए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। जो संस्थाएं मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो मानव अधिकार आयोग सबसे बड़ी संस्था है, तो उसकी जिम्मेदारी है उनको प्रोत्साहित करे। और दूसरा, आयोग का काम
मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। जो बच्चे पहले मेंस पढ़ लेते हैं प्री के पहले, उनके आंसर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यही तो मेंस में पढ़ते हैं हम कि मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है। नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं शिकायतों को सुनना, अनुसंधान करना, और तमाम प्रकार के काम वगैरह वगैरह। अब इसमें ये दोनों काम तो करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कैसे? कथन एक सत्य है, क्या केवल ये सत्य है? कथन दो सत्य है, तो केवल क्या ये सत्य है? कथन एक और दो, कथन एक जो है ये वाला, कथन दो की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन सत्य है। तो डी आंसर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कथन तो दोनों सत्य हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया है ये दो जो है एक की व्याख्या कर, मतलब कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है। अब देखो इसमें लिखा है कथन एक, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है, और इस क्षेत्र में अनुसंधान करता है। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, और रिसर्च यही बताती है कि अगर इस क्षेत्र में बेहतर करना है तो इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को आपको मोटिवेट करना होगा, यानी दोनों जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर अनेक बच्चों ने ये आंसर लगाया, अनेक ने ये लगाया, बाद में विवाद हुआ, आयोग ने दोनों आंसर ठीक मान लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आंसर यही होगा। अगर ये आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? यूपीएससी और हर राज्य में एक होता है स्टेट पीएससी, चाहे वो एमपी पीएससी हो, चाहे वो झारखंड पीएससी हो, या वो तमिलनाडु पीएससी हो, या राजस्थान पीएससी हो। इन सब का गठन संविधान के एक ही आर्टिकल के तहत होता है, वो 340 नहीं है, वो 328 भी नहीं है, वो 315 है, और वो 238 भी नहीं है। 340 में तो जो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित कर सकता है, जैसे कि मंडल आयोग बना था, काका कालेकर आयोग बना था, वगैरह वगैरह, है ना। 328 का संबंध निर्वाचन से है कि जो विधानसभाएं विधानमंडल होते हैं राज्यों के, वो निर्वाचन संबंधी कुछ विधि बना सकते हैं। जबकि आर्टिकल 238 को आप पढ़ोगे तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, उनका उल्लेख मिलता है। तो बचता है 315, जिसमें लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और कुछ राज्य अगर साथ में मिलकर बनाए तो संयुक्त लोक सेवा आयोग। इन तीनों का प्रावधान आर्टिकल 315 में। सरल क्वेश्चन था, चूंकि आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से आर्टिकल में है वो, तो आपका आंसर अपने आप ही ठीक हो जाता। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये अनुसूचियों, जो अनुसूचियों को जानता है उसे दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखो, हमें नहीं पता मान लीजिए कि कहाँ है, हमें बिल्कुल मालूम ही नहीं है। अब हम आते हैं उत्तर पर। पहला है पहली अनुसूची। अब संविधान की पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित जो क्षेत्र है उनके नाम और क्षेत्र, यानी हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, उनके नाम वगैरह आपको ढूंढना है। तो अनुसूची एक में तो उसमें सीएजी के वेतन की बात कहाँ होगी? फिर तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ की बात की गई है कि चाहे सीएजी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हो, इन सबको शपथ के उल्लेख हैं। और अनुसूची नंबर 4 में, चतुर्थ अनुसूची में तो बताया गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी। तो चूंकि हम 12 अनुसूची पढ़ के जाते हैं, अब बचती है दूसरी वाली। दूसरी वाली में लिखा हुआ है वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। तो जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, चाहे सीएजी हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो राज्यों के, उनके वेतन भत्ते और की सारी बातें कहाँ की गई हैं? दूसरी अनुसूची में। तो अपने आप ही आंसर समझ में आ गया कि सीएजी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, इनके वेतन और सेवा शर्तें कहीं लिखे होंगे तो वो किस शेड्यूल में लिखे होंगे? दूसरी में। तो अगर अनुसूची आती है तो भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो मैंने पहले बता दिया था, अधिसूचना इस दिन जारी हुई थी, और अस्तित्व में 15 फरवरी 1994 को आया। तो 15 फरवरी ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चे इसी को आंसर मानते, और इसी को आंसर 2019 में आयोग मान चुका है, पहले मान चुका है। लेकिन मजे की बात देखिए, आयोग ने इस बार से डिलीट कर दिया, जबकि पहले ये आंसर माना, इस बार डिलीट कर दिया इसको, है ना। अब वो आयोग की अपनी वजह होंगी। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? पहले 2020 में क्या पूछा? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अब पूछ रहा है कि नियुक्ति कौन करता है।
तो मैंने आपको बता ही दिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अपने पसंद के व्यक्ति को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। नीति आयोग में इन तीनों का कोई भी रोल ही नहीं है। कुछ कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं पदेन सदस्य के तौर पर, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के तौर पर, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनका नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी है संवैधानिक पद वाला, वो प्रधानमंत्री ही है, और प्रधानमंत्री अपने पसंद के व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाता है, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा। फिर बात आती है किसकी? सतर्कता यानी विजिलेंस के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर हुई? इतना बड़ा लिख दिया, सीधा लिख देते कि सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो आपको बता दूं मैं, आजादी के बाद करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। 1962 में भारत सरकार, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तय किया कि भ्रष्टाचार को सीमित करने के लिए एक संस्था हो, लेकिन संस्था कैसी हो, क्या हो, उसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई, और वो समिति शांता सिन्हा नहीं थी, विवाह पार्थसारथी नहीं थी, रंगनाथ मिश्र नहीं थी, वो समिति थी के संथानम समिति। इस समिति का गठन 1962 में हुआ, और इस समिति ने अपनी सिफारिश दी कि करप्शन को रोकने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी होना चाहिए। और मजे की बात देखिए, 1964 में भारत सरकार ने सीवीसी का गठन किया, और 2003 में उसे वैधानिक दर्जा भी दे दिया। तो वो सब तो बताएंगे आपको, लेकिन वो किसके कहने पर? के संथानम के। फिर है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ऐसे क्वेश्चन तो देखो नॉर्मली नहीं पढ़ते, लेकिन कभी गलत नहीं होते, लॉजिकली सोचिएगा। कौन नहीं हो सकता ये पूछा है। एक पूछा है पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति, विधि के क्षेत्र का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का, और राज्य के विधानमंडल का। अब जब भी किसी कमीशन में अध्यक्ष के मेंबर को लिया जाता है, तो वो हर किसी को तो नहीं ले लेंगे, वरना हम और आप भी होते। उनके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कैसा हो? विज्ञान के क्षेत्र में काम किया हो, पत्रकारिता, मानव अधिकार, विधि वगैरह। लेकिन उसमें कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता जो विधायक हैं, सांसद हैं, यानी कि विधानमंडल के मेंबर हैं। अब इसमें साफ साफ लिखा है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का मेंबर हो। ये तो ऑलरेडी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आया है, तो ये किसी भी आयोग में क्या करेगा? इसलिए अगर हम इसको हटा देते हैं तो अपने आप आंसर हो जाता है। यही तो पूछा है कौन नहीं हो सकता, तो चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री, ये नहीं हो सकते, बाकी सब अपने आप हो सकते हैं। और लास्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठन? फिर रिपीट हो गया, कौन सा? 338। अगर जनजाति होता तो 338 ए, पिछड़ा वर्ग होता तो 338 बी, लेकिन पूछा क्या है? जनजाति आयोग। यानी कि 2020 में पूछे आपसे 8 क्वेश्चन, 2021 में पूछे आपसे 9 क्वेश्चन, और 2022 में पूछे आपसे 10 क्वेश्चन, और जो 10 और 9 19 और 8 27 क्वेश्चन पूछे हैं, इनमें 20 से ज्यादा तो रिपीट ही हो गए, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इस बार भी पेपर तो इसी लेवल का आएगा, पुराने क्वेश्चन आपने देख ही लिए। अब इन्हें कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम सोचें कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा ऐसा मानना भी रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, है ना। ये जो हमारे क्वेश्चन है आयोग के गलत नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए गलत? इसके पीछे वजह ये है कि बहुत ज्यादा टेक्निकली क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा तकनीकी क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। ये अगर कोई बच्चा यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन गलत कर देता है, तो आप देख ही रहे हो कट ऑफ 80 से 85 के बीच तक जा रहा है, 80 से ऊपर ही जाएगा, 80 तक जा चुका है। तो 80 एक आइडियल फिगर मान के चले, तो कम से कम एमपी हो गया, ये कमीशंस हो गए, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर हो गए, ये वो सेक्टर है यहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, तो हम बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ये जो यूनिट है हमारी, हमें पूरे नंबर दिला देगी। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन अगली बार भी आएंगे, 10 से ज्यादा है अच्छी बात है, 10 तो आएंगे ही आएंगे, और हम उन्हें इस तरीके से आपको समझा पाए सारे आयोगों को कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हमको
आयोग कंप्लीट करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये वो सारी संस्थाएं हैं जिनकी हमने आपसे शुरू में ही चर्चा की थी और यही हमको पढ़ना है। इस वीडियो के बाद लगातार आपको प्रतिदिन हमारे एप्लीकेशंस पर और यूट्यूब जो हमारा चैनल है उस पर एक एक आयोग के बारे में वो सब जानकारी होगी जहां से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका प्रश्न जो है गलत ना हो और आप बेहतर अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा और आप तैयार हो 2023 प्रीलिम्स के लिए, आगामी 90 दिनों के लिए, ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए उतने हम नंबर ला पाओ जिससे कि आप सेफ तरीके से उस परीक्षा की तैयारी कर लो, ये सोचे बिना कि रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।